तांत्रिक का मायाजाल। संकेत जब 3 साल का था तो उसकी माँ की अचानक ही मौत हो गई थी। तब से संकेत के पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसीलिए संकेत के पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को संकेत के पिता को ईमेल मिला। उनका तबादला देवगढ़ में किया गया था और उसी रात को उन्हें देवगढ़ के लिए रवाना होना था। संकेत के पिता ने बड़ी मिन्नतें करके, वादे करके अपने बेटे संकेत को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वो दोनों सुबह 10:30 बजे ही देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए संकेत यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। संकेत को खुश देखकर संकेत के पिता के नए सेक्रेटरी मोहन के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने ये पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे अफसर ने मोहन को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन ये सुनकर संकेत के पिता ने पूछा, वैसे कहाँ तबादला हुआ उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक संकेत का पैर फिसला और वो स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए संकेत के पिता बिजली की रफ्तार से दौड़े और झट से पानी में कूद गए। उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में संकेत को पानी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि संकेत ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। उसके बाद संकेत के पिता संकेत को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं। कुछ समय आराम करने के बाद संकेत फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने संकेत के पिता को उनकी जिम्मेदारियां समझा दी। उन्हें बताया गया कि ये 100 एकड़ का जंगल है और उनका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया है। संकेत के पिता ने गार्ड्स को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे जंगल का एक राउंड मारना है। गाड़ी निकलने का आदेश दिया। जाते जाते संकेत के पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं संकेत को भी जंगल दिखा कर लाऊं। अगर कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने संकेत को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में संकेत के पिता ने मोहन और वहाँ के पुराने गार्ड के चेहरे पर डर महसूस किया। फिर उन्होंने फिर से वही सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उन्होंने पूछा, मोहन, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। तभी मोहन ने कहा, सर मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है। बस उसने इतना ही जवाब दिया। लेकिन इस बात से संकेत के पिता सहमत नहीं थे। उन्हें पता चल गया था कि जरूर मोहन कुछ छुपा रहा है। उन्होंने उस सेक्रेटरी पर थोड़ा दबाव डाला और उसके बाद सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम गिरिराज सिंह था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता रहता था, और इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से हो गई, जिसमें उसके परिवार को भी एक दर्दनाक मौत मिली। गिरिराज ने सबसे पहले अपने खुद की बच्ची को ही स्विमिंग पूल में डुबाकर मार दिया। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से काटकर उनके टुकड़े कर दिए और फिर अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया। और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में वो खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया। ये सब उसने मध्य रात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गिरिराज ने उस गार्ड को भी मौत के घाट उतार दिया। हम जब सुबह वहाँ पहुँचे तब उसकी बेटी की लाश पूल पर सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और गिरिराज की लाश पेड़ पर लटक रही थी। वो मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसे देखकर हम सब लोग दहल चुके थे। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया था। तभी संकेत के पिता ने सवाल किया कि जब ये सब कुछ हो रहा था
तो बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे? तभी सेक्रेटरी मोहन बोला, सर, उसने ये सारा डरावना पागलपन योजना के अनुसार किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक के लिए छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश के अनुसार 2 गार्ड को बंगले पर ही रुकना था। एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी और दूसरा गार्ड ये सारी डरावनी चीजें देखकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन सर, अफसोस ये है कि वो भी हमेशा के लिए पागल हो गया है। हमने उसे भी जंगल में से ही पकड़ा था और अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बार बार बस एक ही बात कहता रहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि लेकर जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वो सुबह पेड़ से फांसी लगाकर खुद ही आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता सर। गांव के पुराने पंडित जी ने कहा है कि गिरिराज की आत्मा यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है और इसीलिए लोग मर जाते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी गिरिराज की वो क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद मोहन धीरे से बोला, सर, कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुक जाइएगा। संकेत के पिता ने कहा, मोहन, किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा ना। ऐसा कब तक चलेगा कि वो शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा? और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर संकेत के पिता भी खामोश हो गए। संकेत के पिता को अपनी नहीं पर अपने बच्चे संकेत की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो संकेत को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देंगे और खुद ही गिरिराज की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में भेजकर ही दम लेंगे। शाम होते होते गाड़ी बंगले पर पहुंच गई। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने अपने काम में लग गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और सफाई करने के लिए आते थे, वो तो दिन ढलने के बाद ही अपने अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से भी डरते थे। संकेत के पिता ने रात के खाने के बाद संकेत को तो सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे यही सोचने लगे कि उन्हें संकेत के मामा को फोन करके सारी बात बता देनी चाहिए। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए और सिगार को सुलगाने लगे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख उन्हें सुनाई दी, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वो आवाज उनके गार्ड्स की थी। संकेत के पिता गेट की तरफ तेजी से भागे और वहां पहुंचने के बाद जो नजारा संकेत के पिता की आंखों ने देखा, उनका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। संकेत के पिता ने बिना वक्त जाया किए तेजी से वो अपने बेटे संकेत के कमरे में पहुंचे, पर संकेत अपने बेड पर नहीं था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी कहानियाँ पसंद आती है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। उम्मीद है कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संकेत के पिता संकेत को आवाज देते हुए सभी कमरों में देखने लगे। उनकी आवाज सुनकर मोहन अपने कमरे से बाहर निकला और संकेत के पिता ने बाहर जो कुछ भी देखा वो सब कुछ मोहन को बताया। फिर दोनों मिलकर संकेत को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ स्विमिंग पूल पर संकेत एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। मोहन कांपती हुई आवाज से बोला, गिरिराज सिंह। वो प्रेत आत्मा संकेत के पिता को देखकर भयानक तरीके से हंस रही थी, मानो वो संकेत को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से संकेत के पिता की सांसें फूलने लगी थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो एक बुरा सपना था और संकेत उनकी बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद संकेत के पिता ने तुरंत संकेत के मामा को फोन किया और उनसे कुछ देर बात की। फोन रखने से पहले संकेत के मामा ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन ही अमावस्या थी। उसके बाद संकेत के पिता ने वहाँ के पुराने पंडित से भी पहचान कर ली
और उन पंडित ने कहा, एक रात के लिए आप मेरे पास ही रुक जाइएगा। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। संकेत को भी उसके मामा के साथ भेज दिया गया था। संकेत के पिता की हिम्मत देखकर उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी मोहन भी रुका था। संकेत के पिता ने अपनी योजना बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गिरिराज की आत्मा को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को भी मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में भी गिरिराज की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने मोहन का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और मोहन ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू में कर लिया। और तब तक ही संकेत के पिता ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वो गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित गिरिराज की कब्र को जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वो गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में संकेत के पिता ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिसके हिसाब से गिरिराज सिंह उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी गिरिराज ने 100 इंसानों की बलि पूरी कर दी तो वो अपने कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। और इसीलिए ये माया जाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो अपनी कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। मोहन ने पूछा, सर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? तभी संकेत के पिता ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि गिरिराज के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। तो उसी भंडार में मुझे रात को तहखाने में एक काले जादू से अमर होने की किताब मिली और उस पर नाम लिखा था गिरिराज सिंह। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। सुबह सुबह पागलों के हॉस्पिटल के सामने ऑटो रुका। किशन ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। इसीलिए वो खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था कि तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर किशन को अंदर ले लिया और हंसते हुए उससे कहने लगा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? किशन ने कहा, नहीं नहीं। ये शब्द सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव ही बदल गए और उसने किशन को कस के एक चांटा मार दिया। किशन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी गुस्से से बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए ना, तुम क्यों आ गए? किशन ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर वहाँ दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देखकर किशन ने कहा, हेलो सर, मैं किशन हूँ। आज इस हॉस्पिटल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर निखिल से मिलना है। डॉक्टर ने कहा, मैं ही हूँ मिस्टर निखिल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। किशन थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हो जाता है। डॉक्टर निखिल कहते हैं, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था ना, वो यहाँ बस 8 दिन पहले ही आया है और अभी तक उसने बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट कर दी है। यहाँ तक कि वो कल बावर्ची को भी जाकर कह रहा था कि टीवी क्यों नहीं चल रहा और उसके साथ भी मारपीट करने लगा। देखो, तुम्हें अगर यहाँ काम करना है तो तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी और स्टाफ की कमी होने की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर निखिल ने एक पुराने कंपाउंडर शैलेश को किशन को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद शैलेश ने किशन से कहा, चलो अब मैं तुम्हें हमारा काम दिखा देता हूँ। और वो किशन को मरीजों का रूम दिखाने के लिए वहाँ ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था तो कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था तो कोई मछली पकड़ने की एक्टिंग कर रहा था। शैलेश ने कहा, देखो अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान कराने के बाद किशन और शैलेश दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन
किशन को नाइट ड्यूटी मिल गई। रात को किशन पेशेंट के दवा पानी की व्यवस्था करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजने की घंटी बजी, तब अचानक किशन ने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज तो सो ही नहीं रहे थे, तो कुछ मरीज दुबक कर कोने में बैठ गए थे। किशन ने एक डॉक्टर से पूछा, यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं? तभी डॉक्टर ने कहा, किशन, यहाँ 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है। ये बात हमने तुम्हें पहले नहीं बताई, लेकिन तुम अब जान लो, इसलिए तुम भी संभल कर रहना और हो सके तो किसी के साथ रहना। जब किशन ने ये सब कुछ सुना, उसे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन किशन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात किशन अकेले ही वॉशरूम की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब किशन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था। वो आगे बढ़ने लगा, पर उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा, शायद ये मेरा वहम होगा, और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। लेकिन जब किशन वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वॉशरूम के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। किशन को लगा कि कोई पागल ही उसके साथ मस्ती कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर सबके दिल दहल उठे। वार्ड से बाहर आकर जब किशन ने उस आवाज की दिशा में दौड़ लगाई तो वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब किशन स्टोर रूम के अंदर पहुंचा, तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। किशन दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस पागल ने किशन को उठाकर जमीन पर गिरा दिया। किशन इतनी जोर से नीचे गिरा कि उसके पीठ में चोट लग गई, और उतने में ही किशन को एक विचित्र हंसी की आवाज सुनाई दी और वो पागल भयानक आवाज में बोलने लगा, मैंने कहा था ना, तू पागल होने वाला है। किशन को गुस्सा आने लगा। उसने उससे कहा, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, और तुम्हें मैं शॉक दूंगा, समझे तुम? तभी वो पागल बोला, शॉक की वजह से ही तो मैं मरा था, और अब मुझे शॉक से कोई डर नहीं लगता। इतना कहकर उस पागल मरीज की वो भयानक आत्मा किशन के ऊपर हमला करने के लिए आई, लेकिन किशन कैसे भी करके हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, खोलो दरवाजा। तभी किशन की आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। जब अंदर आकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर किशन के अलावा और कोई नहीं था। किशन अब पूरी तरह से कांप चुका था। वो समझ गया था कि इस हॉस्पिटल में कुछ ठीक नहीं है। उसी दिन किशन ने उस हॉस्पिटल से अपनी नौकरी छोड़ दी और चल पड़ा अपनी नौकरी के पहले दिन की उन भयानक यादों को अपने साथ लिए। आज भी किशन उस भयानक मंजर को सोचकर कांप उठता है। वैसे अगर किसी पागल आदमी की आत्मा आपके पीछे पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। शमशान। दूर एक शांत नीले समुद्र के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहता? सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में चिराग और प्रेरणा ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए पर लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी चिराग के पास। गांव में पुरखों की जमीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। जिंदगी की हर खुशी वो प्रेरणा को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समुन्दर के सामने था। सामने नीला समुन्दर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो वहाँ किसी की नजर जल्दी लग जाती है। ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनके सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका चिराग और प्रेरणा को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। एक शाम दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे।
दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे तो सीधा सोने चले गए। दोनों को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे। खटाक, अचानक ही उनके बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। प्रेरणा की आंख खुल गई। उसने देखा तो चिराग सोया हुआ था। उसने उठकर खिड़की बंद की, लेकिन जैसे प्रेरणा अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। प्रेरणा को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। प्रेरणा ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत, चिराग, भूत। प्रेरणा की चीख ने चिराग की नींद तोड़ दी। चिराग उठकर प्रेरणा के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? प्रेरणा जोर जोर से रोने लगी। चिराग, इस बंगले में भूत है। मैं ना यहाँ खिड़की बंद करने आई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पर सोने आई और आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई और बस रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चिराग ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास उसे दिया। पानी पीने के बाद प्रेरणा को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। चिराग, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सो रहा था। मैंने उसे देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसी दिख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है चिराग, प्लीज तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। और प्रेरणा फिर से जोर जोर से रोने लगी। चिराग ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला। वो रात कैसे भी बीत गई। सुबह हुई, लेकिन प्रेरणा सोई हुई थी। आज नाश्ता और टिफिन भी चिराग ने खुद ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेकर बेडरूम में चला गया। प्रेरणा अभी तक सो ही रही थी। उसने प्रेरणा को उठाया और अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है प्रेरणा? चिराग ने उससे पूछा। चिराग, क्या तुम आज घर नहीं रुक सकते? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है, प्रेरणा ने उससे कहा। चिराग ने कहा, देखो प्रेरणा, तुम डरो मत। कल जो कुछ हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान की वजह से। और वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर शाम को हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और इतना कहकर चिराग अपने ऑफिस चला गया। उसे दूर जाते देख प्रेरणा बस उसे निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी चिराग ने ही बनाया था। उसने सोचा कि मैं बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लेती हूँ। प्रेरणा ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। उसे कल वाली बात बार बार याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसे किताब में दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें, जैसे खून था उसकी आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। प्रेरणा की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर प्रेरणा को आवाज लगाती है, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तुम नए आए हो क्या यहाँ? आवाज सुनकर प्रेरणा थोड़ी होश में आई। अब वो भी उस औरत से बातें करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब प्रेरणा के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर उससे बात कर रही थी। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने भी घर खाली कर दिया था। पता नहीं क्यों यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। तुम लोगों ने सबसे पूछकर ही लिया है ना ये घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। प्रेरणा ने अपने बारे में ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज लगाई तो वो औरत अंदर चली गई। लेकिन प्रेरणा अब कुछ सोच में पड़ गई थी। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर में अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था।
वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही प्रेरणा की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर चिराग था। चिराग, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई हुई थी। प्रेरणा ने चिराग के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह पर रख दिया। शाम को घूम कर आने के बाद उन्होंने खाना बाहर से ही मंगवा लिया। दोनों खाकर सो गए। रात को चिराग को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। चिराग को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, उसे सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ वापस गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला हुआ रखा था, लेकिन अब वो बंद था। चिराग जैसे ही अंदर गया, अंदर का नजारा देखकर उसे चक्कर ही आने लग गए, क्योंकि प्रेरणा अपने बेड पर नहीं थी और वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले हुए बाल और लाल आंखें चिराग को घूर रही थी। वो ये सब देखकर एकदम से नीचे गिर गया। प्रेरणा अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। चिराग की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। ये सब क्या था, ये सोचने तक का उसके पास वक्त नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी पत्नी को छोड़कर वो कहां जाता? लेकिन चिराग के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे थे। सुबह हुई। चिराग ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। प्रेरणा बेड पर ही सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चिराग ने उसे उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को उसके घर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बेल बजाई। प्रेरणा आज बहुत बदली हुई नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुपचाप, खाने पर भी वो कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। चिराग बहुत देर तक सोफे पर ही बैठकर सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही अपना कदम रखता है, प्रेरणा का वो भयंकर रूप देखकर चिराग जैसे पत्थर बन जाता है, क्योंकि प्रेरणा अब भयंकर काली डायन बन चुकी। जैसे प्रेरणा ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसी के जैसे। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। चिराग अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो बाहर भागा, लेकिन तभी प्रेरणा भी बाहर आ गई और बाहर का दरवाजा खोलकर समुद्र के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहां। एक पेड़ के पास जाकर जमीन पर सिर रखकर वो बहुत ही अजीब सी आवाज में बोल रही थी। चिराग मदद के लिए यहाँ वहां भाग रहा था। क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ में लेकर आ गई। आप कौन हो? चिराग ने पूछा। उसे चिराग ने कभी नहीं देखा था। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ, आंटी ने आगे कहा। मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज्यादा हो तब यहाँ वहाँ घूमती है, जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और जिससे वो टकराए आत्माएं उस पर ही अपना कब्जा कर लेती है और वो उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती है। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। चिराग अब बहुत ज्यादा डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक बाबा से प्रेरणा को बचाने की विनती करने लगा।
आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहाँ साधना करते हैं, ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में आ जाएगी। चिराग ने वैसा ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ प्रेरणा नीचे गिर पड़ी। अब चिराग ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर की तरफ चला आया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। प्रेरणा को सुलाकर वो सब बाहर आए। उसको एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से प्रेरणा बदल गई, चिराग ने बताया। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है, उसे अमर होना है और वो उसे मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसे बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। चिराग को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे प्रेरणा की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाजें आने लगी। चिराग, मुझे बचाओ प्लीज, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है। चिराग, मुझे बचा लो। चिराग से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया। प्रेरणा एकदम से शैतानी आवाज में बात करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। चिराग ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन प्रेरणा ने अपने हाथ में एक बर्तन लेकर चिराग के सर पर मार दिया और चिराग बेहोश होकर वहीं गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ चिराग के घर आया। चिराग को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चल दी और प्रेरणा को लेकर कहीं भाग गया। चिराग को पानी मारकर होश में लाया गया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां प्रेरणा को कैद किया गया था। उन्हें कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा, समय कम है, ये साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसे कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों चिराग को लेकर शमशान में आए। वहां एक हवन चल रहा था। दोनों तांत्रिक वहीं बैठ गए और मंत्रों का पाठ शुरू किया। रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए प्रेरणा वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और प्रेरणा के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पर दे मारी। प्रेरणा शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल प्रेरणा जैसा ही लग रहा था, क्योंकि अब उसने प्रेरणा का रूप ले लिया था। पहचानना मुश्किल था कि कौन प्रेरणा है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा अपनी चाल चलना शुरू कर देती है और गुरुजी के साथी तांत्रिक को मार डालती है। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे ही झुके, वैसे ही डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्होंने चिराग को इशारा किया और त्रिशूल से उस साए को खत्म करने के लिए कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा और इतने में ही वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पर जाने वाला था। उसे एक मानव का शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी चिराग ने उठकर मंत्रों वाले त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल चिराग को मारकर उसे अपना शिकार बनाया।
बुरी तरह घायल होकर चिराग नीचे गिर पड़ा। ये देखकर प्रेरणा अपना पूरा जोर लगाकर चिराग की मदद करने के लिए गई। अपने पति को यूं मरता हुआ वो कैसे देख सकती थी। वो साया और प्रेरणा आपस में भिड़ गए। अब कौन प्रेरणा है और कौन साया, समझ नहीं आ रहा था। चिराग ने उस त्रिशूल को उठाया। प्रेरणा ने इशारा किया और उस मंत्रों वाले त्रिशूल को चिराग ने उस खूंखार साये के सीने में दे मारा। उसे तड़पता देखकर चिराग ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और शमशान से बाहर भागा और वो दोनों जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही चिराग सोफे पर लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। प्रेरणा ने चिराग को मरहम लगाया और चिराग को बेडरूम में सुला दिया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसे सुलाकर प्रेरणा भी नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा और आईने में सिर्फ कंघी दिखाई दे रही थी और प्रेरणा गायब थी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।